नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। देश भर में यूजीसी के जो नए नियम कानून आए हैं 13 जनवरी को, उसके बाद वाद विवाद छिड़ गया है। देश दो आवाज़ों में बंट गया है। एक जो है वो उसके सपोर्ट में उतर गया है और दूसरा जो है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट में उतर गया है। जो अगेंस्ट है, तथाकथित सवर्ण जाति के लोग जो कह रहे हैं कि अगर ये नियम कानून आ जाएगा तो उनके खिलाफ फेक केसेस से लेके कई ऐसे मामले होंगे जिनकी वजह से उन पर अन्याय होगा और वो और मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो वहीं जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो हमारे मार्जिनलाइज समाज के लोग हैं, SC ST, और इस बार तो OBC को भी इस नियम कानून में जोड़ा गया है, उनका कहना है कि ये नियम कानून आया है उसका हम वेलकम तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसका ध्यान मीडिया का, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, और UGC जिसने ये गाइडलाइंस बनाई है उनका भी ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है इसे समझने के लिए कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कल इस नए नियम कानून पर स्टे लगा के ये क्यों कह दिया कि जो समाज जो है हम उसको और नहीं जाति के आधार पर बंटने देंगे। हमारे साथ प्रोफेसर N सुकुमार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाते हैं, और इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ तक सीमित नहीं है। DU के जो कैंपस का जो माहौल है उसमें अम्बेडकर थॉट को आगे लेके जाना, जो समानता का थॉट है, जो बाबा साहेब ने हमारा संविधान लिखा तो उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको आवाज़ देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए रिजर्वेशन से लेके कई नियम कानून को उन्होंने संविधान में उतारा। उस थॉट को भी आगे बढ़ाते उन्होंने एक एक्सटेंसिव काम भी किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये इनसे डिस्कस कर लें कि प्रोफेसर साहब, ये जो 2012 में UGC का नया नियम कानून आया ST और SC के लिए, जो इंस्टीट्यूशन जो है देश भर में वहां पे जो भेदभाव होता है जातिवाद को लेके, उसके बाद हम देखते हैं कि 2025 में 118% की बढ़ोतरी दिखती है। तो कहीं यहाँ ये स्पष्ट तो नहीं होता कि जातिवाद जो है वो कम हो रहा है इन कैंपसेस में, इन इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद 2016 में रोहित वेमुला का जो किस्सा हुआ, दर्शन सोलंकी का जो केस हुआ, उसके बाद अन्य ऐसे कई केस होते आए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार संज्ञान लिया कि ये जो 2012 के आने के बाद भी इतना सारा केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, अब इसका कुछ कीजिए। कई बार UGC को टोका भी गया, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि रोहित वेमुला का जो किस्सा हुआ, इस देश में आक्रोश उठा, उनकी माताजी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, सुनवाई हुई, और शायद उसका ही नतीजा है कि 2026 में ये थोड़े से लोग कह रहे हैं कि एक सख्त कानून शायद आया है। लेकिन क्या ये सच है कि 2012 में और 2026 के बीच में जो हुआ है, और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बोल दिया कि इसको हम और नहीं बंटने देंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ नीरज भाई, थैंक यू। मतलब आपका चैनल में मेरे को इनवाइट किया इस मुद्दे पे डिटेलली बात करने के लिए। ये जो 2012 का जो गाइडलाइंस थे डिस्क्रिमिनेशन का, एक कॉन्टेक्स्ट था। जो कॉन्टेक्स्ट ये था, जब प्रोफेसर थोरट ने ये जो भेदभाव का शिकार जो एम्स का अंदर है, प्रोफेसर थोरट का एक रिपोर्ट, बहुत पहले रिपोर्ट आया, बाल मुकुंद मीना और तमाम 2-3 बच्चे जो एम्स का अंदर जो सुसाइड किया, उसको लेके उस टाइम पे सरकार ने एक थोरट कमेटी को फॉर्म किया। जो थोरट खुद ही उस टाइम पे 2012 में जो UGC चेयरमैन था, उसको ये लगा ये जो भेदभाव का जो शिकार का ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC लोग होता है। बट फिर फिलहाल उस टाइम पे SC ST को ही इस एक्ट में रखा गया था। जिस तरीका से अलग अलग तरीका से जो विश्वविद्यालयों के अंदर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर भेदभाव होता रहा। तो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक तरीका से हम ये देखना पड़ता है। जो 1970 से लेके मेरे पास जितना भी स्टडीज हुआ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, फेलोशिप्स को लेके, स्कॉलरशिप्स को लेके, उमा चिटनिस एक ऑथर थी, 1972 में IIT बॉम्बे का ऊपर वो एक पहला वो डिस्क्रिमिनेशन का वो आर्टिकल आया। मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, 1970 से लेके अब 2011-12 हो या 2026 भी हो, एक इतिहास है। ये डिस्क्रिमिनेशन का एक पैटर्न का एक इतिहास है विश्वविद्यालय के अंदर। किस तरीका से
जाति को लेके भेदभाव करता है। ये नहीं है अलग अलग दूसरा तरीका से भेदभाव नहीं होता, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। भेदभाव हर तरीका से होता है, जेंडर को लेके होता है। 2012 गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है, ऐसा नहीं है सिर्फ SC/ST है, वहां पे जेंडर लिखा गया है, वहां पे डिसेबिलिटी लिखा गया है। मतलब इन जनरल अलग अलग तमाम चीज पे जिस चीजों पे जनरली वो भेदभाव करता है, उसको भी उस टाइम पे इसमें शामिल किया गया था। वो एक्ट इतना डिटेल्ड था, तो उसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, इसलिए मेरा स्टडी भी जो है, जो मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज का ये जो किताब लिखा, ये जो किताब लिखा, ये जो आपका माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो किताब लिखा, ये 2012 गाइडलाइंस को ही मन में रखे लिखा हम। तो उस टाइम पे इतना बवाल नहीं मचा। ये तो कास्ट सच्चाई है, डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। उस टाइम से डेटा लिया तो 100%, क्या अभी 500-600% ज्यादा हुआ है। अभी 5 साल का ही सुप्रीम कोर्ट जब ने पूछा 2023 के बाद, वो जो ये जो इंदिरा जयसिंह 19 के बाद, ये जो डेटा 19 से लेके 24-25 तक, ये 4 इयर्स का अंदर 118% वो जो इंक्रीज जो है, ये 5 साल का है। उसका पहले का डेटा किसको पता है? जो मैं इसलिए मैंने ये स्टडी किया 2014 से लेके 16 तक 4 यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया। मैंने इतना संतुष्ट नहीं था मेरा काम को लेके। मतलब एक अच्छा मतलब उस जिस तरीका से वो रिजल्ट आना था उस तरीके से नहीं आया। 2 स्टेट यूनिवर्सिटी, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेके पढ़ाई किया, मतलब रिसर्च किया मैंने। उसके बाद फिर 6 यूनिवर्सिटी को लेके पूरा 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज को लेके आया। मैं पूरा आंकड़ा उसमें है, मैं बाद में आऊंगा मैं। बट मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन जो है 1970 से हो रहा है, फेलोशिप से हो रहा है, सीट भरने में हो रहा है, रिक्रूटमेंट्स में नहीं होता है। पहले 2000 के बाद ही SC कैटेगरी को प्रॉपरली रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार से जब दबाव आया, तब ऑल इंडिया लेवल पे यूनिवर्सिटीज ने शुरू किया। मतलब 2000 से देख लीजिए कितना साल इस पे पूरा अभी के अभी बैकलॉग कितना पड़ा है। वो बैकलॉग निकाला तो फिर, और अभी ओबीसीज का भी क्यों इसका अंदर 4-5 साल का अंदर इतना दिखा है, ओबीसीज को भी शामिल जब वो करने का रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। देखिए ओबीसी का जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन आने के बाद कितना असिस्टेंट प्रोफेसर्स बना है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेवल पे थोड़ा जस्टिफाई किया विश्वविद्यालय में अंदर ओबीसीज का, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स बिल्कुल नहीं किया। मतलब 1-2 किया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। मतलब जिस तरीके से पहले SC/ST का जो वो है वो ऊपर होते थे, अब ओबीसी भी इस पे शामिल हो गया, तो वो क्यों करना। मतलब एक वो होता है ना, एक माहौल ऐसा बना है, ये लोग सारा हमारा हक छीन रहा, मतलब हमारा स्पेस छीन रहा है। भाई ये संविधानिक प्रोविजन है, पॉलिसी है, तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। 1990s में जब मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद जब SC/ST OBC इकट्ठा हुआ, तो फिर क्या होगा सोच के उस टाइम पे जिस तरीका से वो पूरा मूवमेंट को सैबोटाइज करने के लिए कोशिश किया, मैं अभी उस तरीका से देख रहा हूं, उस तरीका से। बट ये जो 2012 गाइडलाइन जो है बहुत डिटेलली है उसमें। अब 2016 में जो रोहित वेमुला का चौक हुआ, उसके बाद लगातार टाइम एंड अगेन, मतलब वो जो है, जब भी रिक्वायरमेंट है यूजीसी और सरकार, कोई भी सरकार हो, 2012 में कौन सा सरकार, किसका सरकार था, अभी 2026 में किसका सरकार था, मैं ये इसके पे नहीं जा रहा, अलग अलग सरकार थे, ठीक है, बट सरकार अपना काम कर रहा है इक्विटी को लाने के लिए। तो ये जो 2016, मतलब बीच में 2012 से लेकर 2026 तक बहुत बार यूजीसी और सरकार ने बहुत अलग अलग मेहनत किया। मतलब हर बार चिट्ठी आता है यूजीसी से, भाई आप
डेटाबेस दीजिए। हर बार हर रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी होता है यूजीसी से, आप 1 साल का डेटाबेस दीजिए। हर यूनिवर्सिटी भेजता है नहीं भेजता है वो अलग मामला है। कुछ यूनिवर्सिटीज भेजता है, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं भेजता है। कुछ यूनिवर्सिटी डेटाबेस रखता है, कुछ यूनिवर्सिटी डेटाबेस नहीं रखता है। तो इसलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो अभी दो सुसाइड्स हुआ आईआईटी में, आयुष और अनिल का, उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आपके पास कितना है, आपका कितना 3000 से ज्यादा, मतलब लगभग अराउंड 3000 SC ST सेल्स है और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स है। आप लोग क्या कर, डेटा दे दीजिए। इनके पास डेटा नहीं है, तुरंत 4 साल का डेटा निकाल के, सिर्फ 4 या 5 साल का डेटा निकाल के इनको लगा भाई सिर्फ 100% ही है। ये 100%, 118% नहीं है। ये आप 20 साल का आंकड़ा देखा तो ये 200, 300, 400 करीबन ज्यादा होगा। ठीक है, वो मतलब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब किस तरीके से किस तरीके से भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए एक अच्छा एक्ट आया, उसको वेलकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ SC ST OBC का नहीं है ये जो समस्या ये इस पर लाइट डालना बहुत जरूरी है कि लोग सिर्फ ये जो सीमित हो जा रहा है कि ST SC और OBC तक, लेकिन इस पर लोग बात नहीं कर रहे कि इसके अंदर और भी लोगों को जोड़ा गया है, इसके अंदर लेके आए हैं। हाँ नहीं, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ एज ए रिसर्चर, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं, मैं एक रिसर्चर हूँ, इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, इस मुद्दे को बहुत डीपली समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीका से भेदभाव, बहुत ये तो क्राइम है, मतलब ये अन्याय, कोई भी हो। अब देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डेटा देख लीजिए, स्टूडेंट्स जो है इस पूरा देश में, स्टूडेंट्स जो जितना स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, कोई सोच रहा है इसका ऊपर? मैं ये नहीं बोल रहा SC ST OBC, तमाम ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग प्रेशर से सुसाइड कर रहा है। कोई भी देश में उनका जो आगे वाला पीढ़ी जो है, जो युवा है, वो लोग मर रहा है तो उसका ऊपर सोचना बहुत जरूरी, ये मैं एक मानता हूं। तो और नैरो डाउन करना पड़ेगा ना भाई, कहां पे क्यों बच्चे सुसाइड कर रहा है। तो मेरा जो अभी जो है 2013 से लेके, उसका पहले भी सुसाइड्स हुआ, ऐसा नहीं है उसका पहले नहीं हुआ, उसका पहले बहुत अच्छे थे, उसके बाद बुरा थे, वो बात नहीं है। जातिवाद जब भी वो ज्यादा होता है, फिर वो वहां पे वो इंटिमिडेटिंग होता है, वो लोग को मरवा देता है। तो ये 112 या 120 सुसाइड्स हुआ, तो ये सारे लोग मिल के इस पे सोचना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है SC ST OBC का फेवर है, ये सवर्ण लोगों का खिलाफ है। भाई एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पॉलिटिसाइज करना इसी टाइम पे बहुत गलत है। नहीं तो एक्ट को इनवाइट करना, एक्ट को वेलकम करना, ये सबका वो होता है। ठीक है, उसमें कमियां क्या है बैठ के बहस करेंगे, ऐसा नहीं है पूरा इस एक्ट को ही। मतलब मैं ये सोचता हूँ नीरज भाई, इट इज ए डीप कॉन्स्पिरेसी। मतलब ये 50 साल का जो संघर्ष है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, मतलब कमिटीज डालना, सवाल करना, पार्लियामेंट्री कमिटीज, हम कुछ नहीं बोल रहे, पार्लियामेंट्री कमिटीज वो खुद ही बोल रहा है, इतना हजारों बच्चे ड्रॉप आउट्स है। मैं ये ड्रॉप आउट्स नहीं मानता, मैं ये मानता हूं ये मतलब वो ड्रॉप करने का तरीका एक माहौल क्रिएट कर देता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूंगा कितना ड्रॉप आउट्स है। ये पार्लियामेंट में जो प्रेजेंटेशन हुआ 2023 डेटा, एज पर 2023 डेटा 13,500 ड्रॉप आउट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अंदर, IITs का अंदर, IIMs का अंदर। मेजॉरिटी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करीबन 4,500 लोग OBCs है। अब ये कैसे बोलेंगे OBCs डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, उसका SCs जो लोग हैं 2,400 करीबन लोग ड्रॉप आउट हुआ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। और उसके बाद STs जो है 2,600 लोग हैं। और IITs में
खासकर आईआईटीज में जो टेक्नोलॉजी जो प्रोफेशनल बॉडीज जहां जहां होता है, ये जो जाति का भेदभाव और ज्यादा है। आईआईटी दिल्ली में 150 या 60 फैकल्टी है, उसमें मात्र 16 फैकल्टी रिजर्व कैटेगरी है। क्या ये इंक्लूसिव है? क्या ये हम ये मानेंगे भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या इस जाति का लोग का अंदर मेरिट नहीं है? आईआईटी में भी पढ़ने के बावजूद भी अपना आप को टीचिंग को आप अंडरमाइन कर रहा है, इन बच्चे को वहां पे आप नहीं शामिल कर रहा है टीचिंग में। तो ये इस तरीके से आंकड़े बहुत है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अभी 2-3 साल का पहले एक आरटीआई डाला। उस आरटीआई में ये निकल के आया, जो रिटर्न में एससी एसटी ओबीसी लोग इतना अच्छा लिखता है, आंसर मार्क्स अच्छा मिलता है, मतलब आन पार वो जो है बराबर मिलता है अनरिजर्व का। बट वो जो जब इंटरव्यू होता है वहां पे वाइवा में कम कर देता है मार्क्स, मतलब इनका ये कोटा है उसमें दे दो। क्या ये भेदभाव नहीं है? मतलब इसके लिए समाधान क्या है आप लोगों का ऊपर, जो लोग आपको इसका खिलाफ बोल रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं हो सकता है कहीं एक दो जगह में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जहां पे मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट जाए तो वहां पे शेड्यूल ट्राइब लोग ज्यादा है, ठीक है। मान के चलिए कहीं पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में है तो जहां जहां वो जो दूसरा रिलीजन लोग होता है वहां पे वो ज्यादा होता है, 1-2 इंस्टीट्यूट्स में। तो ये नहीं है ये पूरा, मतलब एक इसका एक होलिस्टिकली समझना बहुत जरूरी है। ये जो सोशल कैपिटल जो है ना, कास्ट कैपिटल जो है, सोशल कैपिटल जो है, कौन विश्वविद्यालय में ज्यादा है, टीचर्स कौन ज्यादा है, वाइस चांसलर्स कौन है, कौन किसको डिस्क्रिमिनेट करता है, किसके पास उतना सोशल पावर है, इतना पॉलिटिकल पावर है, उतना इकोनॉमिक पावर है, सबको पता है, मानने के लिए तैयार नहीं। सो प्रोफेसर, आपने अभी जिक्र किया सोशल कैपिटल का, तो हमें थोड़ा अच्छे से समझाइए कि सोशल कैपिटल जो है वो अलग अलग लोगों के लिए कैसे अलग अलग एक उसका एक वैल्यू होता है, और क्यों आज के समय में वो बहुत जरूरी है समझना ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। देखिए खासकर ये जो कास्ट सोसाइटी का अंदर या कहीं पे भी सोसाइटी का अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कास्ट सोसाइटी है, नॉलेज प्रोटेक्शन जो है, जो पढ़ाई जो है, ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। तो किसको पढ़ने के लिए मौका मिलता है, किसको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम सोशल कैपिटल को समझने के लिए। इसी सिलसिले में जब पहले बार जो दलित वर्ग हो या पिछड़े वर्ग जो बच्चे हो, ये जो लोग जब यूनिवर्सिटी सिस्टम का अंदर जब एंटर होता है, बहुत कम है। जैसे तो फिर स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में आए तो उनके पास पैसा नहीं होता है। आपके पास कैपिटल भी होना बहुत जरूरी है, पैसा भी होना जरूरी है पढ़ने के लिए। अभी देखिए पहले एटलीस्ट सरकार स्कूल पब्लिक सेक्टर बचा था, अब वो पब्लिक सेक्टर भी खत्म हो गया, जहाँ पे जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकते हैं। अभी जो हालत वही हो गया। बिल्कुल, और कई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि गुजरात जैसे स्टेट्स में ये डेटा है कि सरकारी स्कूल कैसे विद टाइम बंद होते गए और प्राइवेट स्कूल जो है वो ज्यादा खुलते गए। हर कोने में, देश के अंदर हर कोने में। अभी यूपी का भी डेटा आया, अब जिस साउथ में भी जिससे आ रहा हूं मैं, सब वहां पे भी थोड़ा बहुत वो दो अभी भी थोड़ा पब्लिक सेक्टर बचा है वहां पे हर जगह में ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो पूरा वो हो रहा है। तो प्रोफेसर वहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश की भी बात की आपने, तो क्योंकि मैं तो वहां से आता हूँ, मैंने देखा हुआ है, तो वहां भी सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो हालत है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो ये जो जहाँ पे पढ़ाई का मौका मिला, जब ये मौका यूटिलाइज करने के लिए ये जो बच्चे आते हैं, आपको यकीन नहीं करोगे आप, ये जो बहुत कंटेस्टेड है, मतलब ये जो स्पेसेस जो है ना, मतलब आप इंटिमिडेटिंग होता है। रूम में आए तो लोग अंग्रेजी में बोलता रहता है, हमको डरा वाले में होता है बच्चे, भाई हम तो हिंदी मीडियम से आया है, हम तो रीजनल मीडियम से आया। ये कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड करने का जो वो जो पोजीशन है वो नहीं होता है। तो वहां से शुरू होता है इन लोगों का किस तरीके से हम यहाँ पे सर्वाइव हो जाएंगे, मतलब होगा हम, मतलब क्या हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्लासरूम माहौल है। जो टीचर्स का जो है, खासकर ये जो ओबीसी आई मीन मंडल कमीशन, ये उसके बाद जो
उसका पहले पूरा क्लासरूम का नेचर है ना वो चेंज हो गया। मतलब बच्चे बहुत बैकग्राउंड से, मार्जिनल बैकग्राउंड से आना शुरू हुआ। जो टीचर्स जो है वो मार्जिनल बैकग्राउंड से नहीं है, तो एक टसल हो गया बिटवीन वो जो टीचर्स है, बिटवीन स्टूडेंट्स है। तो ये सोशल कैपिटल किसी कम लोगों का प्रिविलेज था। तो ये जो SC ST विमेन, मैंने ये यहाँ पे आपका चैनल से द्वारा से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो महिला लोगों को भी पहले बार जिस तरीका से मौका मिला आगे वो उच्च शिक्षा संस्था में पढ़ने के लिए, जैसे IITs में, IIMs में, यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, उसको मैं ये बोलता हूँ ये पूरा बहुत रेवोल्यूशनरी है, एक प्रोग्रेसिव है, एक वेलकमेबल स्टेप था। तो जब ये बच्चे लोग आना शुरू हुआ, तभी ये जो भेदभाव का एक बीज वहां से शुरू हुआ। भाई क्यों हम इस बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए भी क्या जरूरी है। तो ये पूरा डोमिनेंट पैराडाइम है नॉलेज प्रोडक्शन का, इसको चैलेंज करना शुरू किया ये बच्चे। और कुछ जो टीचर्स पहले जो आया, फर्स्ट जनरेशन टीचर्स, दे स्टार्टेड, मतलब देखिए मैं इस डिपार्टमेंट में पहले 50 साल के बाद पहले SC टीचर अपॉइंटेड था 2001 में। उसके बाद लगभग 18 साल लगा, 18 साल का 20 साल लगा एक परमानेंट SC टीचर्स को यहाँ पे लाने के लिए। मतलब एडहॉक टीचर्स थे नहीं। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, मतलब जो जिनका भागीदारी है जो रिजर्वेशंस का अंदर, वो क्यों नहीं दिया गया है, क्या इसका ऊपर कुछ समाधान है। तो मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। एक जो है ना ये कल्चरल कैपिटल जो है, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन को देता है। जो पैसा होता है, जमीन होता है, एजुकेशन होता है, तो वो पारंपरिक मेरा जनरेशनल जो है, उस तरीका से ये जो कल्चरल कैपिटल, उनका सोशल कैपिटल, जो उनको जितना वो कॉन्फिडेंस देता है कि ये बच्चे को नहीं देता। तो ये जो आपने बोला ना, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप लोग यकीन नहीं करोगे, डायनास्टीज है। मेरा दादा प्रोफेसर थे, मेरा बाप प्रोफेसर थे, मैं प्रोफेसर हूं। मतलब समझ लीजिए आप, ये क्रोनोलॉजी बोलो जो भी है आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब सोशल कैपिटल की बात निकली है, तो मैं आपका जो इंट्रोगेशन है मेरिट वर्ड का, मैं वो भी थोड़ा अपने ऑडियंस को चाहता हूं कि आप उसे समझाएं कि आप कैसे मेरिट को जो आप देखते हैं कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मेरिट जो है ना, एक हाईली कंस्ट्रक्टेड टर्म है। भाई हर बच्चे अपना मन से या अपना सोच से उनको मेरिट होता है। हर बच्चे अलग अलग तरीका से, शायद किसी को पढ़ना ज्यादा से मेरिट होता है, किसी को सोच के कुछ करने में मेरिट होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ के लिखने में मेरिट को कंसिडर करना, वो बहुत गलत है। सोच के कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं, वो तो वही है कल्चरल कैपिटल जो है, कुछ लोग नहीं लिख पाता है। ये नहीं है वो लोग के पास मेरिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरिट जो है, कोई अच्छा तरह से पढ़ेगा, कोई अच्छा तरह से लिखेगा, कोई अच्छा तरह से अंग्रेजी में बोलेगा, कोई अच्छा तरह से कपड़ा पहनेगा, कोई अच्छा तरह से, मतलब एक एटिक्विटी है, बिहेवियरल पैटर्न्स है, ये सारा चीज होता है यूनिवर्सिटीज का अंदर। ये मेरिट इस तरीके से, हाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, वो बहुत मेरिटोरियस है, वो सोचता है, वो बोलता है। भाई जो बोलने का मौका ही नहीं दिया, पढ़ने के लिए मौका ही नहीं दिया, कलम ही नहीं दिया, आप 100 200 300 साल, अब हम कलम पकड़ने दो, लिखने दो, सीखने दो। तो ये बहुत लंबा सफर है ये पढ़ाई लिखना। सो मेरिट किस तरीके से अचानक नहीं होगा ना। मैं ये बोलता हूँ मेरिट हर बच्चे का अंदर मेरिट होता है, वो मेरिट ढूंढना टीचर का काम है। ये नहीं है सामने जो लोग बैठता है अंग्रेजी में बोलता है फर्स्ट क्लास मिलता है वो मेरिटोरियस है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं 25 साल हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके वो पढ़ाई वढ़ाई करना देख रहा हूं। मैं पूरा मेरिट को कंप्लीटली डिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं मेरा क्लास में। उस तरीके से हम क्यों नहीं सोच सकते, जो लोग बैकवर्ड से आता है उन लोगों के पास भी मेरिट है। जब आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो आगे कहाँ जाएंगे ये बच्चे, तो सुसाइड ही करेगा ना, सुसाइड ही करेगा ना। और ये उनके जैसे कि रोहित वेमुला जी के साथ जो हुआ,
और उन्होंने जो लेटर में लिखा वो दिखाता है कि ये जो आप जब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सोशल कैपिटल हो गया, कास्टिज्म हो गया इंस्टीट्यूशंस में, मेरिट की बात हुई, तो किस तरीके से हावी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बात जो है वो हम हवा में कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए मेंशन करना था कि आपने जो काम किया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, राइट, इसमें प्रोफेसर एन सुकुमार ने 600 शेड्यूल कास्ट बच्चों का सैंपल लिया है, जिसमें से 188 जो थे वो फीमेल्स थी, 412 जो थे वो मेल्स थे, और ये 10 सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मिला के इन्होंने काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा सैंपल है। ये इस स्तर पे अभी आज तक कोई काम नहीं हुआ था। तो जब आज के समय में जो डिस्कोर्स होता है और जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हम समाज में ऐसे कोई विभाजन नहीं होने देंगे इस आधार पे, लेकिन जो आपने स्टडी की तो आप क्या देखते हो उसमें? देखिए, ये मेरा स्टडी में ये निकल के आया। मेरा स्टडी जो है 600 बच्चे का आपने जो बताया, इसका अंदर जो डिवीजन जो थे स्टूडेंट्स का, जो मैंने लिया डेटा, थोड़ा बहुत मैं आपको डेटा भी बता दूंगा, सो दैट वो कितना तक वो है। जो ये स्टडी मैंने 2012 गाइडलाइंस के हिसाब से वो रख के मैंने किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है बताना, ये क्यों लिखना पड़ा मेरे को। एक तो जब मैं जिस हॉस्टल में रहा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वहां पे जो सेंदिल कुमार सुसाइड किया, वो जो न्यूज़ मेरे को बहुत शॉकिंग लगा जब मैंने यहीं पे पढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा भाई, जिस हॉस्टल में मैंने रहा, कहाँ गया ह्यूमैनिटेरियन? उसका बॉडी 2 दिन के बाद, जो बदबू आने के बाद पता चला वो मर गया। तब तक ना उसका दोस्त लोगों ने उसके लिए नहीं ढूंढा, उसका विंगमेट्स ने ये नहीं देखा भाई ये कहाँ गया। जब मेस में नहीं मिलते हैं हम दोस्त लोग, भाई वो खाने के लिए नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो उसको इंक्वायरी करते थे। मतलब एक कंप्लीट क्राइसिस है यूनिवर्सिटी का अंदर के ह्यूमन रिलेशंस का अंदर। जो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक कुछ लिखा और कुछ ही कॉलेज में मैंने प्रेजेंट किया। लोग मेरा मुंह पे हंसना शुरू किया, भाई आप इतना मॉडर्न डेज में भी जाति इतना भेदभाव होता है क्या? तो मुझे लगा भाई, एज ए सोशल साइंटिस्ट, मैं तो सोशल साइंसेस में आपको सबूत देना पड़ेगा, डेटा तो जरूरी होता है। तो ये किताब पे काम करना उस टाइम से शुरू किया मैंने। तमाम बीच में भी बहुत सुसाइड्स पे, इफ्लू यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड का बारे में लिखा, एक कश्मीरी स्टूडेंट का, ठीक है। उस तरीके से बहुत HU में भी एक दूसरा स्टूडेंट का सुसाइड लिखा। फिर तो ये जब किताब लिखा मैंने, जब मैंने देखा सुसाइड्स पे कुछ किताब है क्या, स्टूडेंट सुसाइड्स पे एक भी किताब नहीं है, एक भी आर्टिकल नहीं था उस टाइम पे। शायद 1-2 होगा, मिस हो गया होगा मैं। तो मैंने सोचा भाई एक सुसाइड्स पे भी लिखना, सोच के मैंने बाल मुकुंद से लेके रोहित वेमुला तक ये 6 सुसाइड्स लिखा। ये जो गाइडलाइंस मैंने जो 2013 गाइडलाइंस में अडॉप्ट किया, इसमें 600 बच्चे का अंदर 412 मेन मतलब बॉयज और 188 फीमेल स्टूडेंट्स। इसमें अंडर ग्रेजुएट थी, बिकॉज 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट हुआ उस टाइम पे। मतलब वो तो पहले जो अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, उसके बाद PhD MPhil स्टूडेंट्स, उस टाइम पे MPhil भी थे, MPhil PhD स्टूडेंट्स और 2-3 पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स से भी मैंने बातचीत किया। इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब एक मल्टीपल रेस्पॉन्सेस भी होता है। कभी कभी मैंने जो एक माइन्यूटली मतलब और गहरे से मैंने एक ये समझने के लिए कोशिश किया। उसमें वाइवा का बारे में जब मैंने सवाल पूछा, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, 377 रेस्पोंडेंट्स ने बोला हाँ वाइवा में डिस्क्रिमिनेट होता। ये जो 162 लोग मना किया, वो लोग मास्टर स्टूडेंट्स थे और बैचलर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको कभी मौका नहीं मिला वाइवा फेस। खतरनाक चीज ये है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो फेलोशिप्स मिलता है बच्चे को, उसका ऊपर एक इतना हेटरेड है। मतलब जब JRF मिलते थे, जो बच्चे SC ST सब लोग मिलते थे, ओपनली JRF लिखते थे, किसी को मिलते थे किसी को नहीं मिलते थे, बहुत कंपटीशन होते थे। दलित ज्यादा से ज्यादा दलित बच्चे को नहीं मिलते थे, वो तो उनका उतना एकेडमिक कैपिटल भी नहीं है। तो प्रोफेसर थोरट ने, जब उन्होंने चेयरमैन था, उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी फेलोशिप्स लेके आए, जो SC ST बच्चे को
SC ST OBC बच्चे को मौका मिलने देने के लिए। तो जब ये लोग ये फेलोशिप अवेल करना शुरू किया, जो मेरा सवाल था, क्या परसेप्शन है आपको जो फेलोशिप मिलता है, दूसरा लोगों का परसेप्शन क्या है? ये मल्टीपल जो आंसर्स है, बहुत लोग बहुत एनवी फील होता है, मतलब 402 रेस्पॉन्सेस है एनवी, मतलब हाँ, मतलब गुस्सा, एक 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 हेट्रेड काइंड ऑफ थिंग। ये जो ह्यूमिलिएटिंग जो है ना, मतलब कास्टिगेट, हाँ तुमको मिल ही जाता है, तुम तो हरिजन हो, तुम तो सरकार का दामाद हो, तुमको मिल ही जाता है। तो उस तरीके से 290, लगभग 290, 298 रेस्पॉन्सेस आया। अनवर्दी, मतलब हाँ तुम लायक ही नहीं है, तुमको कैसा फेलोशिप मिलता है, मतलब एक 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 जजमेंटल। बिल्कुल, ये दिखता भी है, जैसे कि पूरा पूरा विवाद छिड़ा तो ट्विटर पे मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसे अब एक्स कहा जाता है, कि ये वो कानून है जिसकी वजह से अब गधों को भी घोड़ा हाँ बनाया जाएगा। हाँ, बट ये नहीं है सब लोग ऐसा ही है। जो मेरा रेस्पॉन्सेस में ये भी आया, लगभग 140 रेस्पॉन्सेस जो है, वो लोग अच्छा फील हो, हाँ चाहे जो आप डिजर्व करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको मिलना चाहिए। मतलब देखिए किस तरीके से वो रेस्पॉन्सेस है, तो ऐसे बहुत तरीका से है। मैंने पूरा वो ये पूरा डेटा बोलता रहा तो फिर और चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये समझ आ रहा है कि हाँ, परपेचुएटर्स, डोमिनेंट परपेचुएटर्स कौन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का क्लासरूम, अगेन यू नो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है क्लासरूम का, लैब में कास्ट डोमिनेंट नंबर 434 लोग बोला, लैंग्वेज 260 लोग बोला, दैट दीज आर द दिस इज द रीजन फॉर यू नो डिस्क्रिमिनेटिंग। आइडियोलॉजिकल, खासकर पिछले 10-15 साल से ये आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन भी ज्यादा हो रहा है। कौन किस तरीके से आप आइडियोलॉजी के बिलोंग करते हो, उस तरीके से भी आइडियोलॉजी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपीयरेंस, मतलब आप अच्छे दिख रहे हो, गंदे दिख रहे हो, ये तो ये बहुत तमाम चीज है। कैसे खा रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मेस में बैठ के खाना खाते थे, वो बहुत जोकिंगली बोलते थे, वो जो मेस में सर्व करते थे, वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, अरे यार हम मर रहा है इस टेबल को सर्व करने के लिए, पूरा बकेट बकेट दाल खा रहा है आप लोग। मतलब देखिए, एक उनका मन में वो डिस्क्रिमिनेशन का बात अलग है, मतलब वो नहीं हो सकता है। बट एक जो है, आप इस टेबल का हमने बकेट बकेट खा रहे हैं, मतलब भाई हाँ भाई, हम घर पे तो हमको एक ही बार मिलता है अच्छा खाना, अब जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो हम फेलोशिप, हमारा फेलोशिप से खा रहे हैं हम। तो मतलब अलग अलग तरीका से, इस तरीके से हॉस्टल में बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपका चैनल का माध्यम से ये बताना चाहूंगा, एक सब लोग, एक SC ST OBC, विमेन, माइनॉरिटीज, इंक्लूडिंग लिबरल, प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, जो सोशल जस्टिस को मानते हैं, वो सब लोग सवाल करना जरूरी है। ये विरोध नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बैठ के सवाल कर रहा हूं। क्या सवाल, जो वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो रहा है, तो जो सवाल प्रोटेक्शन का खत्म हो रहा है, तो जो सवाल जो एक्ट से हमको ये प्रोटेक्शन मिलता है, या सब बहुत लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, ये सिर्फ SC ST OBC का नहीं है, EWS का भी है। ये मानना, ये याद रखना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है मेंशन करना। ये प्लीज बताइए। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इसमें कोई भी सवर्ण जाति, वो उनका इनकम सर्टिफिकेट जो कम, मतलब उसका जो उसके पास जितना वेल्थ नहीं है, तो पॉवर्टी उसका एक लिमिटेशन है, इनकम लिमिटेशन भी है, वो लोग ये EWS सर्टिफिकेट लेके, उनका भी रिजर्वेशन है। वो तो ये कहा, कोई भी इसका बारे में नहीं बात कर रहा है। तो ये EWS हो, विमेन मतलब क्या, दलित विमेन वो नहीं है ना, सारा जात का जो विमेन है उसके ऊपर वो भेदभाव हो तो कार्रवाई होगा ही है। तो इस तरीका से एक नैरो डाउन अप्रोच करके नहीं दिखाना, वो गलत है। ये पूरा एक्ट को बहुत माइन्यूटली पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ ये 2020 एक्ट 26 एक्ट मत पढ़ना, आप 2012 एक्ट पढ़िए, उसके बाद 2025 ड्राफ्ट एक्ट पढ़ना, उसके बाद 2026 जो एक्ट आया उसको तीनों को पढ़ना। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने
बागची और वो जो सूर्यकांत वो जो दोनों ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट ने ये भी बोला, उस जजमेंट में एक कमेटी बनाया, वो बोला भाई एक टास्क फोर्स बनाया। वो टास्क फोर्स का काम क्या है? अभी वो टास्क फोर्स पूरा देश घूम रहा है, इक्विटी कैसा लेके आना, वेलबींग कैसा होना, मतलब कैंपस का अंदर वेलबींग एक स्टूडेंट को तो नहीं है ना, कोई एक जाति या दो जाति के लिए नहीं है ना, वेलबींग बीइंग और हैप्पीनेस, मतलब पूरा स्टूडेंट्स का कैंपस का किस तरीका से एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। उसमें एक डिसेबल्ड का रिप्रेजेंट करता है, एक शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंट करता है, एक विमेन का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अदर कम्युनिटीज का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं है वहां पे अदर कम्युनिटीज नहीं है, तो उस टास्क फोर्स में सब लोग हैं। ये टास्क फोर्स जो है, जो 2020 अभी जो ये लोग जजमेंट दिया, उसका आउटकम ही है, ये लोग अभी भी देख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला उसने, ये फाइनल नहीं है, ये गाइडलाइंस फाइनल नहीं है। बिल्कुल। कुछ देखिए 2012 से लेके बहुत बार बहुत गाइडलाइंस चेंजेस आया, बीच में 2023 में स्टूडेंट ग्रीवेंसेस का भी एक एक्ट आया। मतलब क्या एक 2 महीने का अंदर इतना मतलब वो हो गया, वो करना प्रोफेसर एक टोटली पढ़ना जरूरी है। कुछ मिथ को भी हम एड्रेस करें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट तो है ही, आप इसको क्यों इंस्टीट्यूशन में इस एग्रेसिवली लेके आ रहे हैं? देखिए SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट का जो है, नो डाउट वो इसमें कुछ लोग ये बता रहे हैं एक्ट सफिशिएंट है तो इसमें क्यों लेके आना, ठीक है। तो मेरा ये मानना है एक वो SC/ST एक्ट का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, मतलब बाहर समाज का अंदर किस तरीके से भेदभाव होता है वो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। कैंपसेस का अंदर एक स्पेसिफिक तरीका से भेदभाव होता है, मतलब ये ब्रॉडन नहीं कर सकते। क्लासरूम में कैसे होता है, हॉस्टल में कैसे होता है, मार्किंग का कैसे होता है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। तो या ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को भी SC/ST एक्ट में वो शामिल किया तो क्या ये लोग मानेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं भाई, नहीं, एक देखिए रैगिंग का एक्ट है, रैगिंग क्रिमिनल एक्ट है। कोई भी जाति हो, कोई भी आदमी को रैगिंग किया तो सबूत मिलना है लीगली, वो कोई आप सवर्णा हो या कोई SC हो, कोई OBC हो, रैगिंग में उसको सबूत मिलना ही है। क्या इस पे लेके आया तो जो फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है ना, उसका ऊपर भी लागू होगा एक्ट, मतलब लीगली, मतलब एक लीगल इट शुड बी मेड एज ए लीगल, जैसा वो रैगिंग का जैसा हुआ। तो तभी आप फॉल्स कंप्लेंट दिया तो उसका ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं फॉल्स कंप्लेंट दे दिया तो उसका ऊपर पनिशमेंट होगा लीगली। पर इसी बात पे बहुत ज्यादा विवाद है कि आप हमें फॉल्स एलिगेशन में फंसा देंगे तो हमारी डिग्री रुक जाएगी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अंदर। ये अनुमान हो सकता है, लोग सोच सकते हैं भाई क्या होगा, बहुत कम चीज है, ऐसा चीज है। नहीं तो सजेस्ट कर लीजिए भाई इस तरीके से क्यों करना। मैं द बेस्ट सॉल्यूशन मैं ये बोल रहा हूं भाई, यू मेक इट एज ए लीगल, एक एक्ट लेके आओ, उसको लीगल सैंक्टिटी दे दो। कल मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा तो मेरा ऊपर पनिशमेंट होना बहुत जरूरी है। डेटा जो हम देखते हैं उसमें तो ये साफ दिखता है कि कन्विक्शन रेट इतना है, इसका मतलब है कि फॉल्स केसेस का जो विवाद है कि फॉल्स केसेस होंगे, फंस जाएगा इंसान, ऐसा तो कुछ अभी फिलहाल तो नहीं है। ये अपवाद ही है कि फॉल्स केसेस होंगे तो हम क्या करेंगे। ये एक बहुत अच्छा हुआ कि हमने इसको एड्रेस कर लिया यहाँ पे। दूसरी चीज ये कि रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटका का जो है, लोग कह रहे हैं कि काफी स्ट्रिंजेंट एक्ट है नो फॉर दिस इशू, और अब जो सेंटर लेके आई है उसमें भी कुछ खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सपोर्ट में हैं वो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, देयर आर क्रिटिसिज्म्स, राइट। तो मैं वो समझना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला एक्ट जो है और ये जो सेंटर से जो अभी है ये रूल्स आए हैं उसमें कितना फर्क है और क्या सुधार और किया जा सकता है। देखिए रोहित वेमुला एक्ट मैं भी पढ़ा हूँ, ड्राफ्ट एक्ट में भी पढ़ा हूँ, मेरे पास भी आया। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ मेरा सजेशंस नहीं दे पाया जो लोग मेरे पास भेजा, बट बहुत डिटेलली है, बहुत माइन्यूटली है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। तो वहां पे जैसा एक्ट आया तो वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना जरूरी है। बट ये जो एक्ट 2026 है इसमें बहुत चीज लाना पड़ता है, ये इसमें डेफिनेशन वो और कुछ है, बिल्कुल। बट वो जो शायद मेरा ख्याल से मेरा अनुमान है,
जो कमिटी ने जो पूरा रिकमेंडेशंस दिया शायद वो पूरा नहीं लिया जैसा लग रहा है। मतलब जहां जहां तक वो जो कुछ इंटरेस्ट या कट शॉर्ट करके वो करना वो ऐसे करके दिया जैसा लग रहा है। मतलब किस तरीके से होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। और वहां पे पनिशमेंट का भी एक प्रोविजन वो है। मतलब साबुत करने के लिए एक कमिटी, यहाँ पे जो इक्विटी जो कमिटी बैठता है वो डिसाइड करेगा वेदर ये जो प्रॉब्लम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अंदर आएगा नहीं आएगा। वो पहले ही जो पहले एक्ट में जो थे या जो रोहित वेमुला एक्ट में जो थे वो डिफाइंड किया है, वो है ये क्या कैसे डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें ऐसे कुछ पूरा डिटेल्स नहीं है। वो कमिटी कल बोल सकते नहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन का अंदर नहीं आएगा, केस बंद करो। बिल्कुल। ठीक है, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है, एक दो लोग बाद में, जितना एक इंस्टीट्यूशन हेड है, 3 प्रोफेसर है या सीनियर प्रोफेसर है और एक नॉन टीचिंग है, 2 लोग बाहर से बुलाओ और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद ही आएगा SC ST OBC का। भाई इक्विटी मतलब एटलीस्ट जो शिकार हो रहा है उसको 50% रिप्रेजेंटेशन दो, उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ कल्याण होगा इनका भविष्य के लिए। ये ऐसा मुझे जितना मैं देख रहा हूँ वैसे 2-3 मुझे कुछ चीजें समझ आती है कि ये कि क्योंकि रोहित वेमुला एक्ट जो है वो इससे ज्यादा कहीं बेहतर मुझे लगता है क्योंकि वो क्रिमिनलाइज करता है इस चीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल पनिशेबल बनाता है इस चीज को। लेकिन ये जो एक्ट है इसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि मुद्दा भटकाने के लिए क्योंकि ध्यान हमारा जो केंद्रित तो वहां हो जाए और हम ये जो है वो मिस कर दें। देखिए ये नाम का ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं भी मेरा स्टडी में पूछा बच्चे से जो 600 स्टूडेंट से रोहित एक्ट मतलब नाम क्या होना, एक्ट चाहिए। हाँ सब लोग बोला तो फिर क्या उसका रोहित नाम रखना, वहां पे भी डिफरेंसेस है। एक्ट होना जरूरी है यार, रोहित एक्ट हो, मतलब कुछ कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट एक्ट होना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली बोलो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बोलो तो वो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर्पस सर्व होना बहुत जरूरी है। मेरे को ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी मेरे को बहुत परेशान हो रहा हूं मैं भाई, ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो खत्म करने के लिए एक ये जो हो रहा है ना शायद उसी दिशा में जाने के लिए कोशिश हो रहा है, वो बहुत गलत। और ये क्योंकि अब बात हो रही है इस पे तो ये भी हम जिक्र कर ले कि IITs IIMs इनकी कब बारे में इनका कब चांस आएगा कि हम इन्हें भी यहाँ पे लोगों को जो है वो जस्टिस सर्व कर पाए या उस तरफ बढ़ पाए। देखिए जब 8 IIT डायरेक्टर्स इकट्ठा होके 10 साल का पहले ये बोल रहा है हम मेरिट डाइल्यूट नहीं करेंगे IITs में, मतलब क्या उम्मीद कर सकते इन लोगों से भाई हम पूरा सोशल जस्टिस को लेके आएंगे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो एक मानसिकता बन गया है, मानसिकता मतलब ये लोग मेरिटोरियस नहीं है इनका, तो मतलब पूरा आप डायरेक्टर्स लोग ये ऐसा सोच आप जाके देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए, 8 IIT डायरेक्टर्स कमिंग आउट एंड क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ रिजर्वेशंस मेरिट, ये पूरा आपको मिल ही जाएगा। प्रोफेसर हमने जैसे बात की कि ये सारी समस्या है, ये सारी चीज़ें जिस पर सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है, जो नियम कानून बना रहे हैं उन सभी को बैठ के इस पर सोचने की ज़रूरत है। नाउ आपसे हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं इसको लेके? हाँ देखिए नीरज, ये जो जब तक एक एक कैंपस का अंदर मैंने जब पहले भी बताया, एक ऐसा माहौल बनाना, एक रैडिकल एम्पैथी। मैं बार बार इसी चीज इसको क्यों बोलता हूं मैं, ये मुद्दा सिर्फ SC ST OBC का या महिला का नहीं है, ये मुद्दा सब लोगों का है। जितना भी स्टेक होल्डर्स है यूनिवर्सिटी का अंदर, वाइस चांसलर से लेके डायरेक्टर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग बहुत तमाम जो है प्रोफेसर टीचिंग नॉन टीचिंग सबका है एक रैडिकल एम्पैथी डेवलप करना। भाई मुद्दा हम उस जगह में है तो क्या हम किस तरीके से वो डील कर सकते हैं। तो सिंपैथी जरूरी नहीं इसमें, इमोशन सिंपैथी नहीं। भाई लोग मर रहा है, लोग शिकार होके ड्रॉप आउट हो रहा है, इतना मुश्किल से उनका फैमिलीज यहाँ तक भेज रहा है, कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए इसका अंदर ड्रॉप आउट्स लोग कुछ सवर्णा लोग भी हो सकता है, वो लोग भी ड्रॉप आउट्स नहीं होना, उनका पावर उसका वो इनकम बैकग्राउंड से वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आजकल जो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है उसी वजह से भी जो सवर्णा लोगों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूशंस का जो जिसका अंदर प्रॉब्लम है, एक रैडिकल एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से करना, ये जो है एक सब लोग बैठ के बातचीत किया तो एक रास्ता निकलेगा।
दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कब रास्ता निकलेगा? कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन द कैंपस। वो जब मानेंगे हम, वो एम्पैथी बिल्ड होगा। जब तक हम मना करेंगे एम्पैथी नहीं होगा। मतलब ये कंटेस्टेड स्पेस होगा। मतलब यहाँ से मैं आपको हेट करूंगा, तुम आप मेरे को हेट करो। रिजर्वेशंस को लेकर मैं आपको हेट करूंगा, तुम मेरे को हेट करो। भाई एक यस, कास्ट इज अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम को हम मतलब किस तरीके से ओन करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, वो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैं देखता हूं, मैं ये पढ़ने के बाद, मुझे रिसर्च करने के बाद ये कहा, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर आपका जो डिसीज का इतिहास पूछता है। मतलब एक मैप कर, अच्छा आपका खानदान में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद आपको पहले 2 साल का पहले क्या हुआ, उसका 10 साल का पहले क्या हुआ, अभी कैसा लगा। मतलब एक डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, ये डिसीज जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक डिसीज है कैंपस के अंदर, उसको डायग्नोज करने के लिए सरकार चित्तशुद्धि से एक सोशल ऑडिट करना बहुत जरूरी है। सोशल ऑडिट इसलिए मैं बोल रहा हूं, 20 साल से आप आंकड़ा ले लीजिए, अब ये 5 साल के अंदर आपको इतना नजर में ना आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का, एडमिशंस को लेके कितना लोग एडमिट हो रहा है, कितना लोग ड्रॉप हो रहा है, कितना लोग, आउटकम क्या है, फर्स्ट क्लास कितना लोगों को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किस हर तरीका से, मतलब ड्रॉप आउट्स, रिजर्वेशन पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटिंग पैटर्न, एक्सक्लूजन, सुसाइड्स, और इवन पॉजिटिव मेथड्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पॉजिटिव मेथड्स भी बहुत हो सकता है। तो एक सोशल ऑडिट बना के, वो सोशल ऑडिट भी कौन करना, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से। तो ये ऐसा नहीं है कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोग हैं जो जो उन्होंने बायास्ड होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब एक अच्छा तरह से इंक्लूसिव जैसे वो करके, जैसे ये जो एक्ट में लगाए कमिटी, वो 3 लोग वो है, 2 लोग वो है, मतलब वो नहीं है। जो सफरर्स भी है उनको भी लेके आना, जैसे अभी टास्क फोर्स जिस तरीके से डाला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैंने टास्क फोर्स से इंटरेक्ट किया, वो लोग मुझे बुलाया, वो जो इसलिए मैंने इसका ऊपर काम किया, वो टास्क फोर्स लोग भी बुलाया मेरे को, मैंने इंटरेक्ट किया। तो एक सोशल ऑडिट होना जरूरी है। ये प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहा है, क्यों बच्चे सुसाइड कर रहा है, कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसमें यह भी पता चलेगा। भाई सवर्णा लोगों का ऊपर भी कोई लोअर जाति लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो भी पता चलेगा ना। वो तो डेटा तो चाहिए। तो क्या सरकार क्यों नहीं कर सकते इसको? तो ये सोशल ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। वो किया तो एक तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ 100% खत्म समस्या का समाधान निकलेगा, बट थोड़ा बहुत आपको निकलेगा। तीसरा जो है, इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है, आईआईटीज ऑटोनोमस है, आईआईएम्स ऑटोनोमस है। भाई क्या आप यूजीसी, एमएचआरडी या कोई उस दूसरे इंस्टीट्यूशंस आके आपको एक्ट या कोई देना है क्या? नहीं है ना। आप खुद ही, आप इस मुद्दे को समस्या जैसा देख रहा है, तो इस समस्या को समाधान भी ढूंढना पड़ेगा ना। ये इंस्टीट्यूशन का हाथ में भी है। क्यों आप ऊपर से आदेश वेट कर रहा है, नहीं वो एक्ट आने दो हम लागू करेंगे। तो ये एक इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस है, तो दे कैन फॉर्म देयर ओन कमिटी। वो अपना कमिटी फॉर्म करो, ये अपना समाधान ढूंढो, तो वो वहां पे ही वो बात खत्म हो जा। ठीक है। तो सरकार तक वेट करने का जरूरी नहीं। जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ये देखता हूँ 2012 में सरकार भी हो, अभी 2026 में भी सरकार हो, अच्छा काम के लिए कदम उठाया है। मैं वेलकम करता हूँ इसको, मैं कभी ये इसको मना नहीं कर रहा हूँ। और जो है सिमिलरली रैगिंग एक्ट जैसा ये जो लीगल प्रोविजन है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी मिला। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं वो फॉल्स कंप्लेंट। जब लीगल सैंक्टिटी मिला तो इस एक्ट को, कोई भी फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है तो उसको हिम्मत नहीं होगा फॉल्स कंप्लेंट देने के लिए। क्यों? उसका ऊपर भी खाओ, जैसे रैगिंग एक्ट का। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा उसका। ठीक है, लेट जुडिशियरी टेक ए कॉल ऑन इट। और जो है SC/ST सेल्स जो है, वेदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बोलो या कोई भी स्क्वाड्स बोलो, जो भी है, मतलब ये जो SC/ST सेल्स को एक ऑटोनोमस स्पेस देना चाहिए। अब हम यूनिवर्सिटी में है, डिस्फंक्शनल है, कहीं कहीं पे काम करता है। देखिए जब दर्शन सोलंकी का केस का जो मैंने फर्स्ट पिटिशनर है, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो जो 23 में मैंने दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट को, मैं और दर्शन सोलंकी का अब जो हम जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो बाद में तो आई एम द फर्स्ट पिटिशनर एंड दर्शन सोलंकी का फादर सेकंड पिटिशनर है। 2023 में हमने फाइल किया
सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो जब दर्शन सोलंकी का जब वो सुसाइड हुआ, सब लोग कुछ कुछ अलग अलग कारण देना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ का कुछ होगा, या कुछ वो डिप्रेशन में चले गया होगा, या कुछ मतलब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। एससी एसटी सेल को लाके सामने खड़ा कर देता इंस्टीट्यूशन, भाई आप हैंडल करो, तो ये गलत है ना। तो एससी एसटी सेल को आप यू गिव पावर्स टू देम, जो वो लोग जो सजेस्ट करेगा भाई तुम इंप्लीमेंट करो। आप इंप्लीमेंट नहीं करना तो कैसे करना, ये एससी एसटी सेल कब काम करेगा। मेरे पास एक सुविधा है, अभी यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगा एससी एसटी सेल चेयरमैन या किसी को ही, ऐसा नहीं होना। ये बस हम अभी फिलहाल हाँ है ऐसा, वो क्या है अपना जो जिसको फेवर करता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको रखता है। बिल्कुल यार, हम देखते हैं। हाँ, तो आप एक काम करो, पूरा उस संस्था का अंदर जितना भी एससी एसटी लोग है, एससी लोग है या एसटी लोग है, वो लोग चुनेगा जो जिसको चाहिए। मतलब वो जो इजीली, यहाँ पे भी टेम्परिंग हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत एक फंक्शनैलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टेटस लेना बहुत जरूरी है। और दो सॉल्यूशंस बताऊंगा आपका माध्यम से। देखिए, हर ऐसा कुछ मुद्दा हुआ तो मेंबर्स का कम पड़ता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है ये लोगों का मेंबर्स कम पड़ता है। तो मैं जब आईआईटी में एक डिस्क्रिमिनेशन कमिटी का मैं भी मेंबर था आईआईटी में, अभी 2 साल का पहले, तो उसमें नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में कुछ इश्यू था। तो उसमें भी तभी भी देखा मैंने, वहां पे एससी मेंबर्स ही नहीं होता है डिसीजन मेकिंग लेवल पे। तो आप प्रोफेसर्स नए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो डीन्स कब बनेगा, हेड्स कब बनेगा, जब एकेडमिक काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन लोगों को मौका कब मिलेगा इसका कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप तुरंत जल्द से जल्दी, बैकलॉग हो या जो भी तरीका से हो, प्रोफेसर्स का पोस्ट भर दीजिए। एटलीस्ट अभी से एक 10 साल के बाद ये लोग हेड बनेगा, डीन बनेगा। अब 10 साल तक नजर में, 10-15 साल तक नजर में ही नहीं होता है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के, हाँ उस संस्था में नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से मंगवा दीजिए, लोगों को बुला दीजिए, बाहर से बुला दीजिए लोगों को उस कमिटी में वो होने के लिए, जिसको ज्यादा ये जो होता है इसका ऊपर कुछ मोर पार्टिसिपेटरी, हाँ मतलब जिसका समझ है डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्या है, बाहर लोगों को बुला के रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली का डेवलपमेंट क्या है, अभी यूजीसी का भी और टेक्निकल एजुकेशन दोनों को भी वो हटा के एक हायर एजुकेशन कमीशन बनने के लिए बात हो रहा है। मतलब अभी से यूजीसी नहीं होगा, फिर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन वो भी नहीं होगा। तो इस जगह में एक उच्च शिक्षा का एक कमीशन आएगा। अभी ऑलरेडी वो डिसाइड हुआ और ये बात बहुत 5-6 साल से चल रहा है, अब उसका आरंभ शुरू हुआ। अब ये एक्ट का सैंक्टिटी क्या है, क्या सरकार के पास उस कमीशन का अंदर कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए और कुछ है, कुछ ब्लूप्रिंट है? तो अभी से सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस एक्ट का अंदर भी ऑनलाइन बुलिंग जो होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। बिल्कुल, ये इसमें मैं जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की, तो उसके स्पेसिस बढ़ गए हैं आज के ज़माने में। स्पेसिस पहले कुछ कम हुआ करते थे कि यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और भी एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी को लेके, अलग अलग स्पेस को लेके। तो प्रोफेसर प्लीज उस पर भी आप थोड़ा लाइट डालिए कि क्या ये स्पेसिस कौन से हैं जहाँ पे भी ये इसको इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, अब भेदभाव किस तरीके से होता है, क्लासरूम में होता है या फिजिकली होता है या इमोशनली होता है, वो एक स्पेस है। अब डिजिटल स्पेस बन गया, हर जो व्यवहारिक रूप में अब पहले डिजिटल नहीं था, डिजिटल फोन, तो अब ऑनलाइन में भी है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस तरीके से लैंग्वेज यूज करता है, जिस तरीके से मान के चलिए डेरिगेटरी कमेंट्स होता है, पूरा एक प्रोवोकेटिव काइंड ऑफ जो होता है, तो इसका ऊपर भी इसका अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में पूरा ऑनलाइन का ही होगा, तो उस पे भी कैसे वो करना। मतलब भाई ये मेरा बेसिक सवाल है, क्या उच्च शिक्षा कमीशन जब बनेगा, क्या ये पूरा बगल में जाएगा और कुछ नया आएगा? तो फिर और कुछ नया आ रहा है तो वो बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सबको मन में रख के, बट प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ज्यादा फेस कर रहा है, उसको ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। एनी एक्ट शुड बी इंक्लूसिव, ओके। तो
ये जो लोग जो बोल रहे हैं, जो इसका खिलाफ जो बोल रहा है, ये लोग सोचना बहुत जरूरी है भाई, ये क्या मुद्दा अभी भी, मतलब जिस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया, लोग नहीं मान सकते, वो अलग बात है, मेरा बात को नहीं मान सकते, वो अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, बट मैंने एक रिसर्च करके मैंने आंकड़ों के साथ सामने रखा। आप लोग सब बुक फ्रीली अवेलेबल है, बिल्कुल मेरा किताब फ्रीली अवेलेबल है, मैं पैसा के लिए ये किताब नहीं लिखा है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्रिटिक करना है तो भी कर लीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो चाहते थे कि प्रोफेसर से उनकी किताब के बारे में भी अच्छे से बात हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सीमा समय भी है और जो अभी मुद्दा चल रहा है हम उस पर उनसे बात करना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो हमने बात जो है अभी सीमित इन समस्याओं के बारे में रखा। लेकिन प्रोफेसर की जो किताब है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो नियम कानून जो आ भी रहे हैं वो आपके हिसाब से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पर अभी भी उसमें और स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, उसमें भी और सुधार की जरूरत है, ताकि हम जो बाबा साहेब ने जो ये देश का सपना देखा था, शायद वहां तक हम थोड़ा पहुंच पाए। इतने सालों में 50 साल हो गए। ऐसा नहीं है कि जाति भेदभाव नहीं होता है, अगर नहीं होता तो यूजीसी का जो आंकड़ा है वो तो गलत नहीं कहता। और आपके अगल बगल आप आंख उठा के देख लीजिए, आप बगल करेंगे, यहाँ करेंगे, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि कैसे जाति के नाम पर, जाति के आधार पर भेदभाव आज भी इस देश में हो रहा है, इसका चलन है। तो जो इंक्लूसिव होने की पॉलिटिक्स है, जो सबको समान स्तर पर रख के देखने की जरूरत है हमें समाज में, ऑफ कोर्स प्रोफेसर का जो काम है, प्रोफेसर की जो हमने बातें सुनी, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट नजर आता है कि इस देश में आज जिस स्तर पे राजनीति हो रही है वो ज़रूर थोड़ी सी निराशाजनक है, लेकिन प्रोफेसर जैसे इस देश में लोग हैं तो जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत आशा नज़र आती है, और उसी आशा को लेके हम एक अच्छा समाज भारत में ज़रूर बनाएंगे। आप इस पॉडकास्ट के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में या बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? मुद्दों को लेके आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया, जरूर हमें बताएं, और हमारा चैनल खबर खलियान जरूर सब्सक्राइब करें।